वचक आमचं, जिथे तुम्ही तिथे आम्ही. नमस्कार, वचक आमच्या न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी वचक आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राइब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. अगर कोई यह कहे कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चुनाव है, तो आपको कोई शंका या शुभा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद को लेकर जिस उम्मीदवार को सामने लाया गया, उस उम्मीदवार का चेहरा कोई मायने रखता नहीं है. मायने यह रखता है कि दरअसल इस वक्त क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरा एनडीए एकजुट है, और उससे भी बड़ा सवाल यह है क्या बीजेपी एकजुट है. और उसके आगे का सवाल यह है कि बीजेपी के भीतर जो स्वयंसेवक सांसद हैं, यानी संघ से निकले हुए सांसदों की कतार कोई छोटी नहीं है. वो सांसद क्या सभी प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खड़े हैं, यानी मोदी शाह की जोड़ी जो इस वक्त देश में सत्ता संभाले हुए है, पूरे बीजेपी को संभाले हुए है, संघ को भी संभाले हुए है, पूरी वैचारिक लड़ाई वही लड़ रही है. और वैचारिक लड़ाई का मतलब सत्ता पास में रहेगी, इसकी खुली मुनादी है. तो क्या वाकई उपराष्ट्रपति पद का चुनाव बीजेपी की एकजुटता का सवाल है? संघ इस वक्त कोई बड़ा निर्णय ले तो नहीं लेगा? ये सारे सवाल आज इसलिए जरूरी हैं क्योंकि अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव पलट गया, यानी बहुमत होने के बावजूद भी एनडीए के उम्मीदवार जो उपराष्ट्रपति पद के नाम के साथ राधाकृष्णन जी, जो कि तमिलनाडु के कोयंबटूर से आते हैं, वह चुनाव हार गए और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत गए, तो यह कुर्सी प्रधानमंत्री मोदी की हिल जाएगी, यह तय है. और ना सिर्फ हिलेगी, यह भी तय है कि 9 तारीख को यानी 9 सितंबर को वोटिंग और रिजल्ट उपराष्ट्रपति पद का आएगा और 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी 75 बरस के हो जाएंगे. सब कुछ जुड़ा हुआ है या उससे हटकर है? हमें लगता है आपको 23 बरस पहले चले चलना होगा. यह 23 बरस पहले का मतलब है 2002, जब गुजरात में दंगे हुए थे. उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे. इस देश के कई राज्यों में कई मौकों पर दंगे हुए हैं, कई मुख्यमंत्री कटघरे में खड़े हुए हैं. उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे. लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो बीजेपी के ही, और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के ही, न सिर्फ बीजेपी के बल्कि दोनों संघ के प्रचारक रह चुके हैं. और पहली बार भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात पहुंचकर जायजा लेकर गोधूली वेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से राजधर्म का पाठ पूछते हैं, राजधर्म का पाठ पढ़ाते हैं. और जब वो राजधर्म का पाठ पढ़ाते हैं तो उस वक्त एक बड़ी मोटी लकीर संघ और बीजेपी की सत्ता के बीच नजर भी आती है. संघ उस वक्त खुले तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है, और जो भी हिचकोले खाने चाहिए थे राजधर्म का पाठ पढ़ाए जाने के बाद, वो सारे हिचकोले एक झटके में बंद हो जाते हैं. यानी गद्दी सुरक्षित गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, संघ साथ में खड़ा है. जो क्रिया की प्रतिक्रिया चाहता था उस वक्त सरसंघचालक सुदर्शन थे, केसी सुदर्शन, और उन्होंने बकायदा टेलीफोन किया, क्रिया की प्रतिक्रिया जानने की इच्छा भी व्यक्त भी की. और उसके बाद जो कुछ हुआ, जैसा हुआ, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है. लेकिन 23 बरस पुराने इस किस्से के साथ जोड़कर अगर आप 23 बरस बाद आज में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव को लेकर खड़े होंगे तो बड़ा सवाल यह है, इस दौर में क्या संघ को लगने लगा है कि सब कुछ मोदी और शाह के इर्द गिर्द घुमड़ रहा है? और जिस दिन ये दोनों ढहे
उस दिन बीजेपी ढह जाएगी, उस दिन संघ ढह जाएगा। और क्या वाकई बीजेपी के भीतर सांसदों की एक बड़ी मोटी कतार यह जान रही है, समझ रही है कि ऐसे में तो कुछ भी नहीं बचेगा और बरसों बरस बीजेपी पीछे चले जाएगी, संघ का काम गायब हो जाएगा। और जो आक्रोश और जो राजनीतिक मुद्दा इस दौर में विपक्ष ने, कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने संघ को लेकर वैचारिक तौर पर भी बना दिया है, उसकी आंच मोदी शाह के हटते ही बड़ी ही गंभीर हो जाएंगी। तो क्या बीजेपी की सत्ता बरकरार रहे और मोदी शाह की पूरी सियासी लकीरें इस दौर में हटा दी जाए, यह सोच सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जीत हाथ पर टिका हुआ है। क्योंकि कई बार इंडिकेशन इससे पहले सरसंघचालक दे चुके हैं। वो कह चुके हैं कि दरअसल 75 के बाद रास्ता खाली करना चाहिए। पिछले दिनों उन्होंने एक पुराने स्वयंसेवक का जिक्र भी किया और यह भी बताया कि जब वो खड़े होते थे भाषण देने तो लोग हंसने लगते थे। यह भी बताया कि उन्हें समझ में आ गया कि अब युवाओं के लिए रास्ता खोल देना चाहिए, तो वो रास्ते से हट गए। क्या यह बात प्रधानमंत्री मोदी समझ नहीं रहे हैं? समझ तो रहे हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं बीते 10-11 वर्षों में जो कमाल मोदी सरकार ने इस देश के भीतर किया वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। वो चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, इस देश में हिंदुत्व को लेकर उठते हुए सवाल हो, बड़ी तादाद में जो जीत हासिल राज्य दर राज्य होती चली गई, वो सब कुछ ऐतिहासिक है। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत क्या है? हकीकत 3 है। पहली हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की खुद अपनी छवि देश के भीतर और राहुल गांधी जिस तर्ज पर अब 2024 के चुनाव को जीतने का आरोप लगा रहे हैं, उस दायरे में उनकी चमक फीकी पड़ चुकी है। और वोट चोरी खुले तौर पर जो बिहार की सड़कों पर हो रहा है, वह दृश्य कल देश की सड़कों पर अगर होने लग गया तो एक झटके में सवाल मोदी या शाह का या इलेक्शन कमीशन का नहीं बचेगा। यह पूरा सवाल बीजेपी की हर चुनावी जीत से जुड़ जाएगा। यानी जो जो निर्णय लिए गए 2019 और उसके बाद से हर निर्णय पर सवालिया निशान होगा और यही माना कहा जाएगा कि दरअसल वोट चोरी के आश्रय चुनाव जीता गया और उसके बाद यह गाज राज्यों के चुनाव पर भी गिरेगी। और हर कोई जानता है आधे दर्जन से ज्यादा राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ कैसे किस रूप की मौजूदगी बीजेपी की सत्ता की रही। वो कर्नाटक हो सकता है, महाराष्ट्र हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है, गोवा हो सकता है, कई राज्य हो सकते हैं। पहला सवाल यही है, वो छवि गायब हो रही है। दूसरा सवाल इस दौर में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जिस लिहाज से 180 डिग्री में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ा हो गया और 360 डिग्री में उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी गोल घूम गई, ये किसी को समझ नहीं आया कि जिस रास्ते भारत बार बार अपने राष्ट्रीय हित का जिक्र कर रहा है, वो राष्ट्रीय हित जब अमेरिका के साथ संबंध बेहतर थे तब जिक्र क्यों नहीं होता था? वो किसान हो, वो पशुपालक हो, या फिर इस दौर में जो कॉरपोरेट के साथ और सहयोग का जिक्र है वो एक झटके में टकराव की स्थिति में क्यों आ गया है? यानी राष्ट्रीय तौर पर भारत के भीतर की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश और कूटनीति, और उसके आगे का सवाल है अगर बीजेपी की सत्ता चली गई, और बीजेपी का मतलब अगर बीजेपी आरएसएस नहीं बल्कि मोदी और शाह के दायरे में सिमट चुकी है, तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या गद्दी न छोड़ने की परिस्थितियों के बीच उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर पलट गया तो क्या होगा? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर आप संख्या बल पे भी जाते हैं तो एनडीए के भीतर में जो 5 बड़े कैरेक्टर हैं, 5 बड़े नेता हैं, अगर उनको देखिए तो उसमें चंद्रबाबू नायडू, जगन रेड्डी, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, अगर इन सभी के सांसद जो लोकसभा में 40 हैं और राज्यसभा में 17 हैं, 57 सांसदों को जोड़ भी दीजिएगा तो भी आंकड़ा इंडिया गठबंधन के
बी सुदर्शन रेड्डी को जिता नहीं पाएगा। क्योंकि आंकड़ों के लिहाज से अगर आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझिए, लोकसभा में इस वक्त एक सीट खाली है, 542 सांसद हैं। राज्यसभा में 5 सीट खाली है, 245 राज्यसभा के सदस्य हैं। दोनों को मिला दीजिएगा तो 787 सांसद होते हैं और उसका आधा चाहिए इस वक्त बहुमत के लिए 391। और 391 का मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी के पास 293 लोकसभा में और 129 राज्यसभा में, दोनों मिलाइएगा तो 422 सांसद उनके पास हैं, यानी बहुमत के लिहाज से वो आगे हैं। अब अगला सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन के पास जो 312 है उसमें बाकी भी अगर जुड़ जाएं तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर ये सारे टूट गए तब कुछ बात बनती नजर आएगी। लेकिन मुश्किल इस वक्त एनडीए का नहीं, बीजेपी का कहीं ज्यादा बड़ा है। और बीजेपी के भीतर की परिस्थितियां, जिस तरीके से टेलीफोन कॉल जाते हैं और उसमें पूछा जाता है आरएसएस क्या सोच रहा है, आप तो टच में होंगे, आपकी जानकारी तो होगी उनके जहन में क्या चल रहा है। और कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली अहमदाबाद में है। एक झटके में 2 दिनों की यात्रा गुजरात की तय की गई। गुजरात की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गुजरात में तो बरसों बरस से बीजेपी की सत्ता है और इस दौर में बीजेपी या कहे मोदी शाह के खिलाफ या चुनाव आयोग को लेते हुए मोदी के हर चुनाव को चुनौती देने के लिए बिहार की सड़कों पर शोर मचा हुआ है। इस देश के भीतर के मुद्दे और बाहर के मुद्दे, दोनों मुद्दों के बीच अहमदाबाद की रैली हो सकता है हर किसी को समझ में आ नहीं रही हो। तो इसके लिए 2 परिस्थिति को और परखना होगा। लाल किले के प्राचीर से इससे पहले कभी किसी ने, यहां तक कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी, जो खुद प्रचारक भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, लाल किले के प्राचीर से भाषण उन्होंने भी दिए, लेकिन कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले नहीं लिया, इस बार खुलकर ले लिया। आरएसएस को सहलाना, पुचकारना, आरएसएस के साथ हम हैं, हमारे भीतर आरएसएस है, ये पाठ एक झटके में सदा वत्सले का राग गाते हुए वो प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, अलग अलग सेमिनार या रैलियों में इस बात का जिक्र क्यों करने लगे हैं। और संघ से करीबी 2024 के चुनाव में तो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुल्लम खुल्ला कहा था, बीजेपी अब बहुत बड़ी हो चुकी है, अब उसे संघ की जरूरत नहीं है। और उसके बाद जो संघ और बीजेपी के नेताओं के बीच तलवारें खिंची वो आज तक थमी नहीं है। लेकिन सवाल सिर्फ एक बीजेपी के अध्यक्ष के कहने भर का नहीं रहा। सवाल यह है कि जेपी नड्डा की जगह कोई दूसरा अध्यक्ष इस दौर में बन भी नहीं पाया। संगठन आरएसएस चलाना चाहता रहा है और चलाता रहा है, लेकिन संगठन आज भी मोदी शाह के हाथ में है, जेपी नड्डा के हाथ में कमान है। यानी ये तिकड़ी अपने तौर पर सब कुछ चला रही है और ऐसे में चंद लोग जो सत्ता में साथ खड़े हैं, क्या वो फिसल सकते हैं? वो बीजेपी के 2 पूर्व अध्यक्ष भी हैं, उसमें राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, वो भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, इस वक्त दोनों केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन इससे हटकर राज्यों के भीतर जो संघ की विचारधारा के साथ इससे पहले चलते रहे, उनके सामने नया संकट है। क्या वाकई उपराष्ट्रपति पद का चुनाव भी सिर्फ एक गिमिक है, चुनाव जीतने के तरीके हैं, जो गिमिक मोदी और शाह हर राज्य के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जानते हैं और उसको लागू करते हैं और उसके बाद बीजेपी जीतकर सत्ता में आ जाती है। और जब दिल्ली में पहुंचते हैं और संसदीय दल की बैठक होती है तो सिर्फ एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही प्लानिंग, एक ही कार्य योजना और आगे को उसी कार्य योजना को कैसे लागू किया जाए देश में, इसको लेकर पाठ। वो एक नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होता है, वो एक काम प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कामों का होता है। उन दोनों के साथ जो पूरी की पूरी जुगलबंदी की जाती है उसका मैसेज यही होता है, चुनाव आप नहीं जीते, चुनाव बीजेपी जीती है। और बीजेपी चुनाव नहीं जीती, वो मोदी शाह ना होते तो नहीं जीत पाते। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर चुनाव में हर सांसद को, हर विधायक को अपने इलाके में एक ही राग आलापना है
और उस राग के दायरे में भारत के भीतर का पूरा चुनाव आकर खड़ा हो जाता है। जो बीजेपी इससे पहले अपने उम्मीदवारों के आसरे, अपने क्षेत्र के आसरे, अपने विचारधारा को लेकर जिन बातों का जिक्र करती थी, वो एक झटके में गायब हो गए। तो क्या वाकई 9 सितंबर की तारीख महत्वपूर्ण है? ध्यान दीजिए, जब विचारधारा का जिक्र होगा तो आरएसएस की एक विचारधारा तो है, और दूसरी तरफ भारत की राजनीति में एक लेफ्ट की भी विचारधारा रही। बीजेपी की तरफ से किसी ने कुछ उपराष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार को लेकर टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने टीका टिप्पणी जरूर की। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को लेकर क्या कहा? उन्होंने कहा सुदर्शन रेड्डी वही हैं जिन्होंने वामपंथी उग्रवाद और नक्सलवाद को समर्थन देने वाला जजमेंट दिया था। अगर सलवा जुडूम के खिलाफ जजमेंट ना देते तो वामपंथी उग्रवाद 5 बरस पहले यानी 2020 तक ही खत्म हो गया होता। वो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। हालांकि इसका जवाब इंडिया गठबंधन की तरफ से किसी ने उस रूप में नहीं दिया जो खुद बी सुदर्शन रेड्डी ने दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनसे बहस करना नहीं चाहता हूं, यानी अमित शाह से बहस करना नहीं चाहता हूं। सलवा जुडूम वाला फैसला मैंने लिखा था, वो मेरा नहीं है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और शाह 40 पेज का फैसला पढ़ ले। अगर उन्होंने फैसला पढ़ा होता तो शायद वह यह टिप्पणी नहीं करते। सलवा जुडूम का फैसला, उग्रवाद का फैसला, नक्सल उग्रवाद को लेकर दिया गया फैसला, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, उस दौर में बीजेपी की प्रतिक्रिया, आज उन पन्नों को खोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सवाल यह है, क्या वाकई उपराष्ट्रपति पद का विचारधारा के आसरे एक तरफ आरएसएस खड़ी है और दूसरी तरफ वामपंथ खड़ा है? यह मैसेज बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसको बनाने की कोशिश तो शुरू हो गई। तो क्या यह रास्ता अपने ही उम्मीदवार को लेकर, अपने ही सांसदों को लेकर, अपनी ही विचारधारा को लेकर, अपने ही आरएसएस को लेकर एक मुश्किल हालात में मोदी और शाह के सामने परिस्थितियों को खड़ा कर चुका है? या इस दौर में संघ और बीजेपी के भीतर खड़े सांसद जो स्वयंसेवक एक वक्त रख रहे, कुछ प्रचारक भी रहे, उनकी जो बड़ी लंबी चौड़ी कतार है, उसमें क्या राधा कृष्णन जो कोयंबटूर से आते हैं? तो एक बार फिर लौट चलिए 2002 में, जब गुजरात के दंगे हुए और अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ नरेंद्र मोदी को पढ़ाया, तो उसके बाद बीजेपी शासित किसी भी राज्य से कोई भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त नहीं बुला रहा था। जिस शख्स से बुलाया वो राधा कृष्णन थे। उन्होंने कोयंबटूर की एक सभा में चीफ गेस्ट गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया, यह कहने के लिए कि आप अपनी बात यहां पे कहिए, और उन्होंने अपनी बात उस वक्त वहां पर की। उस वक्त आरएसएस भी साथ खड़ी थी। आज खेल पलट गया। आज की परिस्थितियां हटकर है, और हटकर होने वाली परिस्थितियों का संकट इस देश के भीतर जो एक नई वैचारिक सोच, संघर्ष के आश्रय तमाम मुद्दों के राजनीतिक प्रतिफल ना दे पाने की परिस्थिति में, यानी मुद्दे बेरोजगारी के हों, महंगाई के हों, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के डूबने के हों, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत के सामने पड़ोसियों के साथ, किसी के साथ कोई संबंध ना होने के हों, कोई भी मुद्दा इस देश के भीतर हो, लेकिन जीत सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को ही राज्य में भी मिलती है और लोकसभा चुनाव में भी मिलती है। यानी जिन मुद्दों को एक वक्त आरएसएस उठाती थी, वो धर्मांतरण का मुद्दा हो सकता है, वो आदिवासी और वनवासी का मुद्दा हो सकता है, वो पश्चिमी पूंजी का हो सकता है, वो मुद्दा एक लिहाज से भारत के भीतर जो स्ट्रेटेजिक क्षेत्र है उसमें विदेशी पूंजी का इन्वेस्टमेंट ना हो, उसको लेकर हो सकता है। बीमा क्षेत्र में जो इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की परिस्थिति थी, वो परिस्थिति एक झटके में संघ के भीतर भी नरेंद्र मोदी के आने के बाद बदल गई, यह भी सच है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से गुजरते गुजरते आज जब भारत में खड़े होंगे तो उसमें दो सच तो बहुत साफ है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कॉरपोरेट की है, और 1.5 ट्रिलियन में भारत का 99% लोग उसमें आकर खड़े हो जाते हैं, और प्रति व्यक्ति आय 90,000 से भी कम हो जाती है।
जो 2.5 ट्रिलियन जुड़ने के बाद 2,40,000 हो जाती है। यानी लोगों के भीतर भी तो कुछ सवाल होंगे और उन सवालों पर खामोशी बरती जाए, इसीलिए 5 किलो अनाज फ्री भी किया गया। इसीलिए डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का जो पूरा खेल, किसान से लेकर मजदूर से लेकर हर किसी को एक सम्मान निधि देने का जो पूरा जिक्र है, पॉकेट मनी के तौर पर मुद्रा योजना निकल कर आती चली गई। एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर संघ के सामने भी यह सवाल है कि वह किस मुद्दे के आश्रय जनता के बीच जाए। सारे मुद्दों का समाधान तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर डाला है, उसके बावजूद भी संकट जमीन पर और ज्यादा गहरा गया है। ये तमाम परिस्थितियों को अगर एक साथ समेटिएगा तो दो ही बातें निकल कर आएंगी। सवाल उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए गठबंधन के सहयोगियों का नहीं है। सहयोगियों की भूमिका जरूर होगी, लेकिन वह भूमिका तभी बड़ी होगी जब बीजेपी के भीतर भी एक कसमसाहट होगी। और इस चुनाव में कोई व्हिप जारी होता नहीं है। यह भी नहीं बताया जाता है कि दरअसल आपने वोट किसको दिया है। कोई किसी को भी वोट दे सकता है और इस प्रक्रिया में 787 सांसद जब वोट देंगे तो उसको गिना जाएगा। उसमें कहीं पर भी मोहर नहीं होगी, कहीं किसी के हस्ताक्षर नहीं होंगे, जो बैलेट पेपर होगा कुछ भी नहीं होगा। तो कोई किसी को भी दे सकता है, उसके बाद आप छानते रहिए, समझते रहिए। तो धाराएं दो इसके पैरेलल में चलती है। एक धारा यह रहती है क्या वाकई एनडीए के भीतर अगर ये 57 सांसद पलट गए तो एक झटके में बीजेपी यानी एनडीए की तादाद 422 से घटकर 368 पे लगभग आ जाएगी। तो फिर उम्मीदवार हार गया। और दूसरी तरफ अगर यह मैसेज है कि बीजेपी के भीतर भी कसमसाहट है तो फिर एनडीए वाले हो सकता है कुछ नहीं सोचें, कुछ सोचें। यानी एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का चुनाव इस देश की मौजूदा राजनीति, मौजूदा प्रधानमंत्री, मौजूदा विचारधारा और मौजूदा वक्त की राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों के बीच जो सामाजिक तनाव देश के भीतर राजनीतिक तौर पर बड़ा और बड़ा होते चला जा रहा है, जिसकी कल्पना किसी कालखंड में संघ ने भी की नहीं होगी, सोचा नहीं होगा। मलाई तो बहुत खा ली, सुविधाएं बहुत भोग ली, लेकिन क्या वाकई 9 सितंबर की तारीख ऐसी तो नहीं है? और उसके बाद 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होंगे। सितंबर का महीना महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का दिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण परिस्थिति में भारत की राजनीति के भीतर सत्ताधारी पार्टी के भीतर वैचारिक आधार पर लकीरें खिंच रही हैं, जो अभी सिर्फ शब्दों के आश्रय निकल रही है। इसीलिए टेलीफोन कॉल जाते हैं तो यही कहा जाता है, संघ सोच क्या रहा है। आपकी मुलाकात सरसंघचालक से हुई थी? अच्छा, आप दूसरे नंबर से मिले थे? अच्छा, प्रवक्ताओं का क्या कहना है? 2 प्रवक्ता भी तो हैं। अच्छा, उनकी राय भी नहीं है। तो फिर आप क्या सोच रहे हैं? सब ठीक है? सब ठीक है। जब ये बात पूछी जाने लगे तो मतलब बहुत साफ है, सब ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।